वत्सला सिंह आज वीओए इंडिया से औरंगाबाद आई हूँ। आज मेरे साथ हैं इम्तियाज़ जलील, एआईएम लीडर, औरंगाबाद के सांसद और महाराष्ट्र के ओनली मुस्लिम एमपी। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम टू स्पीक टू यू। माय प्लेजर वत्सला। तो सर, ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा? महाराष्ट्र के ओनली मुस्लिम एमपी। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब बहुत ये मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद क्या वजह है कि आपका रिप्रेजेंटेशन हर 5 साल घटता जा रहा है। उसमें योर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसा हर समाज का बढ़ रहा है तो आपका भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हर 5 साल के बाद आपका रिप्रेजेंटेशन चाहे वो असेंबलीज़ के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो वो घटता जा रहा है। बेसिकली एक ऐसी सोच तभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर आ चुकी है कि हमने किसी मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान समाज तो उसको वोट दे देता है लेकिन दूसरा समाज उसको वोट नहीं दे पाता है करके। तो हमारा ये कहना है कि हम कब तक आपके लिए चटाई बिछाने का काम करते रहेंगे कि आप खड़े रहेंगे और हमने आपको ईमानदारी के साथ वोट दे देना। कभी आप हमको डराते हैं कि अगर हमको नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी, कभी शिवसेना आ जाएगी। अब तो सब एक ही हो गए हैं ना उसमें। अब क्या मतलब कोई भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी रही नहीं है। कोई शिवसेना के साथ चले गए, कोई बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब एक और सिर्फ आप महाराष्ट्र के नहीं जी, बहुत सारे ऐसे राज्य है कि जहाँ पर एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, कर्नाटक नहीं, झारखंड नहीं, दिल्ली नहीं। तो ये तो कम्युनिटी को सोचना चाहिए, कम्युनिटी के लीडर्स ने सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं करके। मैं यही स्टेट्स मेंशन करने वाली थी। ऐसे बहुत स्टेट्स हैं जहाँ पे 10% से ज़्यादा आबादी है मुस्लिम्स की, तब भी वहाँ पे ज़ीरो कैंडिडेट्स हैं, ज़ीरो एमपीज़ हैं। ये श्रिंकिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का कारण क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का शाय अवे करना, मुस्लिम कैंडिडेट्स को पावर या रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, बीजेपी का बढ़ता इन्फ्लुएंस, लाइक व्हाट इज़ इट? देखिए, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। बेसिकली इस कम्युनिटी के वोट सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, लेकिन इनका लीडर नहीं चाहिए कि भाई इनका नेता नहीं चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा चीखम चिल्ला हो गया तो एक आध विधान परिषद की सीट दे देंगे या एक आध राज्यसभा की सीट दे डालेंगे, लेकिन लोगों से अपना लीडर तैयार नहीं करने देंगे उसके अंदर। जैसा मेरे उसके अंदर ये हुआ है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने पिछले 5 साल लोकसभा के अंदर इतना पावर क्रिएट किया हूँ, इतनी फॉलोइंग क्रिएट किया हूँ कि आज महाराष्ट्र के जो 30-40 साल से राजनीति करते हैं वो इतनी पब्लिक है तो नहीं जमा कर सकते हैं जितनी मैं आज जमा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा है कि यार ये बंदा हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है राजनीति के अंदर, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसमें। तो लोगों को ऐसा, आपने सोच ही ऐसी बना दिए है कि नहीं यार मुसलमान जीत ही नहीं सकता। एंड इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ 10% है या 12% मुस्लिम्स है तो उनको मिलना चाहिए। आप इतने सालों से, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर इस देश के अंदर कोई सेक्युलर रहा होगा तो वो इस देश का मुसलमान रहा है। वरना कितने सालों से वो मुसलमानों की अपनी एक पार्टी बनाते और मुसलमान ही उसके अंदर लड़ता, मुसलमान ही उसको वोट डालते। लेकिन नहीं, हमने सेक्युलरिज्म का बेहतरीन नमूना पेश किया जब हमने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ का साथ देते रहे और उनसे ये उम्मीद करें कि भाई कभी ना कभी ये एक टोकनिज्म के नाम के ऊपर ही सही 1 सीट 2 सीट वो देंगे करके उसमें, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब तो 10 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। तो उनका इकलौता रिप्रेजेंटेशन कौन रहेगा? तो मैं रहूँगा। आप कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस के खुद के नेता जो है नसीम खान, उन्होंने भी कहा कि ये मुस्लिम वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपका भी हाल ही में बयान आया जिसमें आपने यही कहा कि वोट्स चाहिए बट नेता नहीं चाहिए। तो कांग्रेस ने भी डिसअपॉइंट किया है मुस्लिम वोटर्स को, या उनके लिए इनफ नहीं किया है? देखिए, आप इनको जब तक एक झटका नहीं देंगे, आप इनको जब तक है तो इनकी जगह नहीं दिखाएंगे कि तुम जो जीत रहे हैं वो मेरे वोट से जीत रहे हैं। आरिफ नसीम खान कितना भी चीखे चिल्लाए मीडिया के सामने, उन्होंने आज हिम्मत करना चाहिए था।
मुंबई की कोई एक सीट के ऊपर खड़े रहना चाहिए था। हाँ, हम उनको सपोर्ट करते थे। मैंने तो ऑफ़र किया था कि मेरे पार्टी का टिकट ले लीजिएगा, आप लड़ लीजिएगा करके। लेकिन कांग्रेस में रहने वाला नेता जो है ना, वो अब गुलाम हो चुका है। मतलब वो गुलामगिरी की ज़िंदगी है, और उसको खुशी इस बात की है कि उनका कोई बड़ा नेता उनके घर पे आ जा रहा है चाय के ऊपर, वो फ़ोटोज़ खिंचा ले रहे हैं, बस इसी इसके अंदर खुश है। छोटा मोटा पद मिल जा रहा है उनको। लेकिन मैं बोल रहा कि नहीं, मैं लोकसभा के अंदर जाऊंगा, उसमें मैं बड़ा सोच रहा हूं और बड़ा पा के रहा, मतलब मिल भी रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ मैंने यहाँ पे औरंगाबाद में कर पाया कि 2019 के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये मुस्लिम आ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, अब कैसे दंगे होंगे, झगड़े होंगे, ये होंगे, हमको परेशानी होंगी करके। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। आज वो पूरे के पूरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनको ये एहसास हो रहा है कि यार इतना हमको ज़बरदस्ती बहू बनाया गया था कि इम्तियाज़ जलील, आज पूरे समाज के लोग आप देख लीजिएगा, बाहर मिल लीजिएगा उनसे, वो साथ में खड़े हैं मेरे। इंडिया अलायंस जो है, जो विकास अघाड़ी है, उसका आप लोग हिस्सा नहीं है, AIMIM हिस्सा नहीं है, उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, हम तो बनना चाह रहे थे, लेकिन जैसा कभी किसी ज़माने के अंदर ये थी ना, अनटचेबिलिटी थी ना, हाँ, वो आप अछूत थे कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तो हम वैसे हैं अभी फ़िलहाल। हमको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है इसमें। धीरे से बोलेंगे कि भैया तुम्हारा वोट हमारे को कन्वर्ट करवा डालो, हमारे को वोट दे डालो करके उसमें, लेकिन तुम्हारी लीडरशिप हमको नहीं चलेगी करके उसमें। तो हमने तो ऑफ़र किए थे कि भाई अगर हमारा कुछ तो वजूद अगर होगा तो आप हमारे को भी। और हम देखिए, देश के अंदर 543 लोकसभा की सीट्स है, हम लड़ते कितने हैं? हमने 2019 के अंदर सिर्फ 3 सीटें लड़े, 3 में से 2 जीते, 1 सेकंड नंबर के ऊपर आए हैं। और अगर अभी भी लड़ते तो हम कितने सीटों के ऊपर लड़ते थे? 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, इतने, इससे ज़्यादा तो नहीं लड़ सकते थे करके। लेकिन जब ये नहीं दिए तो अब तो मैंने है तो ज़िद के ऊपर है तो बम्बई के अंदर टिकटें दिया हूँ, बम्बई में टिकटें दिया हूँ ज़िद के ऊपर। अब वहाँ के पूरे मौलाना लोग जमा हो जा रहे हैं, बोले कैसा होगा, अब ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। अरे मैं बोला मौलाना साहब, जो आप मुझे कह रहे हैं वो उनके नेताओं को कहिएगा, जिनके लिए आप पैरवी कर रहे हैं कि साहब ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। हम तो ये समझ रहे हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं उसमें, क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या शिवसेना और क्या बीजेपी, सब मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, खिचड़ी बनी हुई है, नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं तुम मत लड़ो, तुम मत लड़ो, तुम्हारे लड़ने से ये हो जाएगा करके। मैं बोला जो भी होगा लड़ूंगा मैं। ओवैसी साहब ने भी कहा था कि बैकडोर ऐसे सुनने में आता है या कहने में आता है कि आप अगर जुड़े हमारे साथ महाविकास अघाड़ी से तो हिंदू वोट्स हमारे को कम मिलेंगे, कुछ ऐसा उन्होंने बयान नहीं। किया देखिए, आप एक मरतबा, हम आपसे क्या कह रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट्स है, एक सीट तो दीजिए ना। कांग्रेस, NCP, शिवसेना, ये अब सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस है, तो इन्होंने एक सीट तो देना चाहिए था उसमें, और वो ऐसे आदमी को देना चाहिए था जिसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो कि जो दूसरे समाज के अंदर भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ये क्या करते हैं मालूम क्या, एक आध कोई लुच्चे लफंगे को टिकट दे डालते हैं, दूसरा समाज बोलता है अरे बाप रे इसको देना क्या, हमने वोट देना क्या करके। आज मैं यहाँ पर लोगों को ये लगता है अरे यार इतना पढ़ा लिखा बंदा है, ये पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाता है, हाईली एजुकेटेड है कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट्स। हाँ, मैं तो समझूंगा मेन जितने भी कैंडिडेट्स है, एक 8-10 कैंडिडेट्स अगर सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिला दे, हाँ, तो उतना मेरा का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो लोगों को लगता है कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है पार्लियामेंट के अंदर, हम इसका साथ क्यों ना दे करके उसमें। हाँ, कोई कम्युनल इशू नहीं रेस करता है, कोई जाति धर्म के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर रहता है। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिक कम वंस यू स्टार्ट गिविंग द टिकट्स। आप बोल रहे नहीं यार जीतते ही नहीं तो टिकट ही मत दो। अरे तुम पानी में कूदेंगे नहीं, हाथ पैर मारेंगे नहीं, तो तुम तैरना कैसा सीखोगे। अब तुम तो बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमानों तुम लोग है तो सिर्फ है तो नदी के किनारे के ऊपर बैठो उसमें, हाँ, हम वहाँ पे पानी में जाके है तो कश्ती से है तो आपको टाटा बाय बाय करेंगे उसमें और आप वहीं पे बैठे रहो करके। हमारे नहीं, अब तो मैं भी कूदूंगा उसके अंदर, हाथ पैर मारूंगा, हाँ, और उस किनारे की तरफ निकलूंगा उसमें। कोई नहीं सोचता था 2014 में एक बंदा पूना से आएगा MLA बन जाएगा, बन गया। 22 दिन पहले मेरे लोकसभा के इलेक्शन लड़ने का है, लोग हंसते थे देख के कि बोले यार ये तो कुछ भी कर रहा है करके। जीत गए 2019 का भी MP का इलेक्शन, और अब 2024 का आ रहा है। आपको भी न्योता दे रहा हूँ मैं, हाँ, कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने आना चाहिए, हाँ, 4 तारीख के दिन हमारा सेलिब्रेशन कवर करने के लिए उसके। यस 100%। इस पर मार्जिन आप कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्जिन। देखिए जीत और हार के अंदर जो है ना, आप 2020 मैचेस तो देखते होंगे, T20 मैचेस देखते होंगे, उसमें एक बॉल के ऊपर
भी है तो जीत का वो होता है। तो जीत आपकी 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, जीत जीत होती है, जो जीता वो सिकंदर होता है। तो ये जो ईवीएम का सब क्रिटिसिज्म आता है, या अभी पोलिंग डेटा भी बहुत लेट रिलीज़ की जा रही है, मुस्लिम वोटर्स के नाम लिस्ट से मिसिंग है, तो ऐसी खबरें जब आप पढ़ते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? या देखो, ये है कि लोगों का विश्वास इस सिस्टम के ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है ये, कि लो टर्नआउट ऑफ वोटर्स जो है ना, वो आ रहे हैं, वो कम आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ये सोच के यार कौन जाएगा, वो मशीन तो रिग्ड है, वो मशीन के अंदर है तो कुछ भी हो सकता है करके, इसलिए आ रहा है कि यार मैं इम्तियाज़ जलील को वोट देगा, कल वो जीत के आ जाएगा, किसी और पार्टी के अंदर चले जाएगा, या तो पैसा लेके चले जाएगा या पद लेके चले जाएगा। तो इस तरह के जब लोगों के अंदर विचार आना शुरू हो गए, तो आज हमारा हर जगह के ऊपर वोटिंग परसेंटेज क्या हो रहा है, 50%, 52%, 48% उसके, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। लोगों का विश्वास नहीं है मशीन के ऊपर, उखाड़ के फेंक दीजिएगा साहब, नहीं कराएंगे हम मशीन। हाँ, लोगों को चाहिए बैलेट पेपर के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर इतने सालों तक चल रहा था ना उसके, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पा रहे हैं। आप जो रिफॉर्म्स लाना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो ला नहीं रहे हैं। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, उसमें आपका अगर कोई ड्राइवर होगा, उसमें सरकारी नौकरी अगर उसको करनी है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इवन फॉर अ प्यून होती है। वो 7th पास हो सकती है, 8th पास हो सकती है, 9th पास हो सकती है। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेके आइए। मेरे पास जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, जो मतलब रेस में है, हाँ, बड़े बड़े पार्टियों ने उनको टिकट दिया है, एक 6th पास है, 6th पास, अब वो देश का कानून बनाएगा जाके। और जो क्रिमिनल केसेस है सर, कितने पॉलिटिशियंस पे तो कैंडिडेट, देखिए, जो सीरियस टाइप के केसेस होते हैं वो बहुत मेरे हिसाब से उसको भी संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने क्या कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देश के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारे वीक पॉइंट्स है उसको हम एड्रेस कर सकें। लेकिन सरकार इसलिए नहीं लेके आ रही है। अब मैं अगर कहूँगा कि मोदी साहब आप प्लीज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आ जाइए कि देश के अंदर, उसमें तो उन्होंने देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ। क्यों बोलेंगे? अगर ये बंदे ने बोल दिया कि यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका कम से कम है तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो उनके आधे से ज़्यादा एमपीज़ घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आ कैसा रहे हैं, उनका चेहरा देख के, मोदी जी का चेहरा देख के आ रहे हैं, या नहीं तो पैसे के बल पे आ रहे हैं, या नहीं तो घरानेशाही चल रही है कि दादा एमपी थे, बाप एमपी है, अब बेटे को कुछ आए ना आए, हाँ वो भी रेस में खड़ा हुआ है कि मुझे भी एमपी बनना है क्योंकि हमारे बाप दादा भी एमपी थे तो हम भी बनेंगे करके। इसमें तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी लेके आना चाहिए, लेकिन लाएंगे नहीं, ये भी मुझे उतना ही यकीन है। सर बीजेपी पे आते हैं, जो उनका कैंपेन रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्पीचेस हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो, मुस्लिम को रिजर्वेशन देने का जो फियर क्रिएट कर रहे हैं, वोट जिहाद जैसे कह रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ वोट जिहाद लाना चाहती हैं, तो हाउ डू यू सी दिस, और आपका क्या रिस्पॉन्स है उस चीज़ पे? और इस तरह का जो पोलराइजेशन ये क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, विल दिस बी सक्सेसफुल इन दिस लोकसभा इलेक्शन? देखिए, जब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ा है तो एक आंकड़ा छोड़ दिया हूँ कि अब हम इस बार है तो 400 पार करेंगे करके उसमें, और बाद में जब उन्होंने ज़मीन के ऊपर आए तो देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान है, युवा परेशान है। हम क्या क्या दिखाएंगे? हमारे पास दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो 2019 तक कौन सा इलेक्शन, कौन सा मुद्दे के ऊपर कि हमको राम मंदिर बनाना है करके बना लिया अब आपने। अब उनको नया मुद्दा चाहिए उसके अंदर, तो नया मुद्दा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो फेवरेट टॉपिक क्या है भाजपा के लिए? फेवरेट टॉपिक क्या है? मुसलमान, पाकिस्तान, यही सब मुद्दे हैं ना उसमें। तो अब उसके ऊपर आ गए हैं इसमें कि हम इनका पैसा लेंगे, घुसपैठियों को देंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है उस पोस्ट की, वो किसी एक जाति के, किसी एक पार्टी के नहीं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मेरे लिए भी आदरणीय है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े रह के अगर ये बोलता है कि मैं ओबीसी हूँ, तो आप सोचिएगा कि पार्लियामेंट वो जगह है कि जहाँ पे आपके जात हम पूछ रहे हैं करके? नो, आपकी कोई जात नहीं है। आप जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े हैं, आप पार्लियामेंट के बाहर चले जाइए, आपकी जात है करके उसमें। मतलब मेरे समझता हूँ कि इतिहास में पहली मर्तबा हुआ होगा हिंदुस्तान के कि एक पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के देश का प्रधानमंत्री बोला कि मैं ओबीसी हूँ।
और मैंने ओबीसी के लिए क्या क्या किया है करके। अभी कुछ दिन पहले परभनी आए थे वो एक चुनावी सभा, सभी लोगों को पता चल चुका है कि मोदी घर में घुस के मारता है। इज दिस द लैंग्वेज? मैं देखिए, मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनका भी एक प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। हाँ, आप सोचिएगा कि वो आदमी जब बोलता था तो उसके कट्टर दुश्मन क्यों ना हो राजनीतिक, हाँ, वो भी उसका सम्मान करते थे। और तुम, हाँ, ये मंगलसूत्र निकाला जाएगा, ये इनको घुसपैठियों को दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये क्यों निकालने की ज़रूरत है? हम आपसे पूछ रहे हैं मोदी जी, ये सब मुद्दे निकालने की क्यों ज़रूरत है? देश को आप आने वाले 5 सालों के अंदर क्या देने वाले है करके ये बात बताइएगा उसमें। लेकिन अब आपको मालूम है कि ज़मीन अपनी खिसक रही है, तो फिर फेवरेट सब्जेक्ट लेके आ जाओ, अपना हिंदू मुस्लिम करो और कैसा तो भी पोलराइज करके फिर से अपने। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, यंगस्टर्स बहुत होशियार हो चुके हैं। आने वाले में आपको क्या लगता है सर, औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में, व्हाट इज़ योर? देखिए, मैं औरंगाबाद का तो आप भूल जाइएगा, औरंगाबाद का तो आप मुझसे सवाल ही मत कर लीजिएगा। अगर आपको सवाल करना है तो लोगों के पास जाइए, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कास्ट, क्रीड, व्हाट स्टेटस दे बिलोंग टू, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, और आप अभी से अपने चैनल को बोल दीजिएगा कि एक सीट जो मैं 200% श्योर हूँ बोलना, वो औरंगाबाद की सीट है, दैट इज़ गोइंग टू इम्तियाज़ जलील करके। ये आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल दीजिएगा उसके नाम। महाराष्ट्र के अंदर भी मतलब अभी जो हालात है, मेरा एक सवाल ये था कि भाजपा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है देश के अंदर, हाँ? आपने इतना अच्छा कार्य किया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? हाँ? शिवसेना के टुकड़े कर दिए, एनसीपी के टुकड़े कर दिए हैं, उनको अपने पास लेके आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था, कहीं ना कहीं आपको कमज़ोरी सता रही थी, वरना आपके पास क्या 48 ऐसे कैंडिडेट्स नहीं थे, हाँ? कि भाई जो हम भाजपा के नाम के ऊपर इनको मैदान के उतारेंगे और जिता के लेके आएंगे क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है करके। आपने नहीं किए हैं जनाब, तो इस वजह से आपको ये मजबूरी आ गई आपको कि इसको फोड़, उसको फोड़, उसके वहाँ से लेके आ जाए, इसको लेके आ जा करके उसमें। तो आप देखिए, नतीजे जब आएंगे तो समझ में आएगा कि सपना क्या होता है और हकीकत क्या होती है करके। और इस बार देश की जनता जो है ना, जिन जिन लोगों ने भी बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, उनको एक आईना दिखाने वाली है, भैया देख लो ये करके उसमें है। Beautifully put, sir. On this note, I would like to thank you for your time. All the best for Aurangabad. Thank you so much. Thank you so We much. look forward to the results. Yeah, and please do come on 4th June for the celebration. It would be the most grand celebration that you would see in India. यहाँ पे मेरी constituency के अंदर। Thank you.